नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। तैयारियों की खबरें लगातार आ रही हैं। पूरी तरह सेना अलर्ट मोड में है। फ्री हैंड दे दिया गया है सरकार की तरफ से, पूरी तरह से तैयारियां चल रही। वहीं इसी बीच बिहार में भी चुनाव को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया और उसी की वजह से आज महागठबंधन की बड़ी बैठक पटना में रखी गई है और महागठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। उससे पहले मुकेश सहनी का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने इशारा दे दिया है कि आखिर सीएम फेस कौन रहने वाला है महागठबंधन का। यानी यहां बिहार में चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच अब हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो रहे हैं, संघर्ष की हालात बने हुए हैं, उन सब के बीच में पाकिस्तान अब भारत की तैयारियों को देखते हुए डरा हुआ है और यही वजह है कि अचानक से वहां पर संसद का सत्र बुला लिया गया। अविनाश जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ, जो स्थिति बन रही है इस समय भारत और पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पहले तो यह कहा जा रहा था कि कभी भी भारतीय सेना की तरफ से कोई एक सीमित स्ट्राइक की जा सकती है किसी भी एक टारगेट पर, लेकिन अब करीब 12-13 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर खौफ का माहौल तो दिखाई दे रहा है और अब वहाँ की सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया है। राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दे दी है। 5 मई को यह सत्र बुलाया गया है और दूसरी तरफ यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान की तरफ से अर्जी लगाई गई है बैठक बुलाने के लिए। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो भारत की कार्रवाई है उसको रोका जाए। उसको लेकर वो डोनाल्ड ट्रंप के पास में भी जा चुके हैं, रूस से भी उनकी बातचीत हुई है, चाइना से तो लगातार पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ की जो मंत्री हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनको ये पता है कि भारत की तरफ से कोई कार्रवाई जरूर होने वाली है और इसी के चलते अब जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अब इस सत्र में क्योंकि शहबाज शरीफ की जो सरकार है सबसे ज़्यादा सवाल उन्हीं पर उठ रहे हैं, तो अब वो विपक्ष को भी एक तरीके से अपने साथ में लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ ये आ रही है कि जो पाकिस्तान में आज की तारीख में जो सबसे पॉपुलर नेता हैं इमरान खान, वो इस समय जेल में बंद हैं और इमरान खान को जेल से बाहर देने के लिए परमिशन देने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इमरान खान यदि जेल से बाहर आते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना के सामने खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो समस्या पाकिस्तान के अंदर आ रही है कि वहाँ पर अभी भी जो राजनीतिक दल हैं, सारे सियासी दल हैं, वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। पीटीआई जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है उसने जो शर्त रखी हुई है वो शहबाज शरीफ के एक तरीके से गले की फांसी बनी हुई है और इसीलिए अब जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, कोशिश यही हो रही है कि ये पाकिस्तान में सभी सियासी दल एकजुटता कम से कम दिखाई दे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे तैयारियां ने जोर पकड़ लिया है, भारत की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, रूस की तरफ से भी एक मदद दी गई है भारत को और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर आधी रात को फैसले लिए जा रहे हैं। वही एक सांसद का, जो पाकिस्तानी सांसद है, उनका बयान भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है और अगर ऐसा हालात हुए तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। यानी बहुत ज्यादा डर दिखाई दे रहा है और रातों की नींद पाकिस्तान की उड़ी हुई है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में जो चुनाव होने हैं इस साल के आखिर में, उसकी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया और महागठबंधन की तरफ से जोरों से तैयारियां चल रही हैं। यही वजह है कि महागठबंधन की बैठक, आज एक और बैठक रखी गई और इसी बीच खबर यह भी है कि आज ही पीएम मोदी भी बिहार दौरे पर हैं। जी हां, लगातार इस चीज को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि एक तरफ देश में इतनी बड़ी घटना हुई है पहलगाम में, 22 अप्रैल को जो घटना हुई उसके बाद से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। यह माना जा रहा था कि पीएम मोदी भी राहुल गांधी की तरह पहलगाम जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी पहलगाम जाने के बजाय बिहार के मधुबनी पहुंच गए थे और इसकी काफी आलोचना की गई थी विपक्ष की तरफ से। और अब एक और दौरा बिहार का ही पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है। इससे बीजेपी और मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि घटना इतनी बड़ी है लेकिन बीजेपी को और पीएम मोदी को
सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ चुनाव पर फोकस है। और इसी को लेकर आज जब एक बार फिर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना में जो महागठबंधन की बैठक रखी गई है, इससे पूरे बिहार की जो है सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। तो क्या कुछ लगता है आपको, महागठबंधन की बैठक से क्या कुछ अपडेट आ रहा है विनाश? नहीं, मतलब ये देखा जाए तो पिछले 15-20 दिन के अंदर महागठबंधन की ये तीसरी बैठक हो रही है। लगातार बैठक ये हो रही है, इसका मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है कि हर बैठक में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब ये आज जो बैठक होने वाली है, इसमें सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जो पशुपति पारस हैं, उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पशुपति पारस लगातार महागठबंधन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। एनडीए वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही चल रही थी कि महागठबंधन में आने को तो वो तैयार थे, लेकिन एनडीए नहीं छोड़ रहे थे। और उनके सामने पहली शर्त यही रख दी गई थी कि सबसे पहले आप एनडीए छोड़ेंगे, उसके बाद ही महागठबंधन में आपके ऊपर विचार किया जाएगा। और उसके बाद पशुपति पारस ने एनडीए से नाता तोड़ दिया है, लेकिन अभी तक उनको लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पशुपति पारस अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो उनको कितनी सीट दी जाएं और किसके कोटे से सीट दी जाएं, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी। और अब इस पर फैसला संभवतः हो चुका है। जिस तरीके से पशुपति पारस की पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई थी, तो आज की बैठक में उनके महागठबंधन में शामिल होने का जो औपचारिक घोषणा हो सकती है। और उसके अलावा जो सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा, उसको लेकर आगे की चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि कई सीटें इस बार जो कांग्रेस है, जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से करीब 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। पार्टी की तरफ से यह कह दिया गया है कि 5-7 सीटें कम तो हो सकती हैं, लेकिन जो पुरानी सीटें हैं, ऐसी सीटों पर हमें चुनाव नहीं लड़ना है जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, जहां पर जो एनडीए गठबंधन ज़्यादा मजबूत है या महागठबंधन में कोई दूसरा दल मजबूत है। तो ऐसी सीटें कांग्रेस बदलना चाहती है, तो उस पर चर्चा होनी है। कांग्रेस की तरफ से वो लिस्ट भी एक तरह तैयार कर ली गई है जहाँ पर वो अपने कैंडिडेट देना चाहती है, और उसी तरीके से महागठबंधन में बाकी दलों की तरफ से भी वो लिस्ट अपनी तैयार की गई है। तो उन सभी मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा होगी कि कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जो एक्सचेंज की जा सकती हैं गठबंधन के दलों के अंदर ही। और दूसरी बात यही है कि किस दल को कितनी सीटें दी जाएं, किस दल के पास में कहां मजबूत आधार है, उसको लेकर चर्चा होगी। तो आज की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, और जाहिर सी बात है कि सारे फैसले आज नहीं हो पाएंगे, और उसके लिए जल्दी अगली बैठक भी बुलाई जा सकती है। लेकिन मेन आज सीएम फेस पर ज़्यादा चर्चा तो संभवतः नहीं होगी, लेकिन जो मुख्य चर्चा होनी है वो चर्चा होनी है महागठबंधन में शामिल जो पार्टी हैं उनके बीच सीट बंटवारा किस तरीके से किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि सीट बंटवारे पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं। सीट बंटवारे से ये साफ हो जाएगा कि किस दल की कितनी भागीदारी रहने वाली है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच बहुत ज्यादा सामंजस्य के साथ इस चुनावी मैदान में उतरा गया है, उससे ये साफ है कि महागठबंधन में जो भी फैसले होंगे वो सभी दलों के बारे में सोच विचार करके ही होंगे, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि कई मुद्दों पर यह देखा गया है, जिस तरह से आरजेडी को तवज्जो दी जा रही है, बिल्कुल उसी तरह कांग्रेस को भी तवज्जो दी जा रही है। वहीं महागठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी, उससे यह साफ मैसेज दे दिया गया था कि सभी दल की पूरी भागीदारी रहेगी। सभी दल के जो भी दिए जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो राय दी जा रही है, उनको पूरी तरह माना जाएगा, उससे तवज्जो दी जाएगी। यानी किसी भी दल को यहां कम नहीं आंका जा रहा है। और यह सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है। यही वजह है कि महागठबंधन के अंदर एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, और लगातार जो है पॉजिटिव चीजें ही निकलकर, पॉजिटिव संकेत ही मिल रहे हैं महागठबंधन की बैठक से। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अंदर खींचतान देखने को मिल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि नीतीश कुमार को कैसे कमजोर किया जाए, और यही वजह है कि बीजेपी पूरा फोकस बिहार पर कर रही है। वक्फ कानून के चलते नीतीश कुमार से मुस्लिम समुदाय नाराज है, और इस चीज का फायदा बीजेपी अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चिराग पासवान भी बयान आ रहे हैं, बार बार वो ये बात दोहरा रहे हैं कि बिहार उन्हें पुकार रहा है, बिहार में वो जाना चाहते हैं वापस। इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीट्स उनको दी जाएं, वो वापस बिहार पर फोकस करना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है विनाश जी कि बिहार में चिराग पासवान को मजबूत करके नीतीश कुमार की राजनीति को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। यानी बीजेपी चिराग पासवान को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नहीं, ये तो बात तो अभी से नहीं, कम से कम ये 5-6 साल से बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए। जब नीतीश कुमार एनडीए में थे
उसके बाद इसी चीज के चलते जब जो नीतीश कुमार को भी चीज़ समझ में आ रही थी कि बीजेपी के साथ बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो 2022 में इसीलिए नीतीश कुमार ने पाला भी बदला था। लेकिन बाद में जब उनको दिखाई दिया कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव के लिए वो खुद ही बोल चुके थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं भाई सीएम तो हम ही बने रह सकते हैं, तो खाली सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव ने एक बार नीतीश कुमार ने दोबारा से फिर पलटी मारी थी और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वो दोबारा एनडीए में वापस आ गए थे। लेकिन अब यहाँ क्योंकि बीजेपी के साथ तो सबसे बड़ा संकट उनकी पार्टी को लेकर ही बना हुआ है, जब पार्टी बचेगी तभी तो आप सीएम बन पाएंगे। और अब नीतीश कुमार को भी चीज़ समझ में आ रही है कि पार्टी बचाना ज़्यादा जरूरी है, और इसीलिए वो अब पहले तो ये बोलते थे कि भाई हम 2 बार उधर गए हैं, मतलब महागठबंधन के साथ में गए हैं, वो गलती हो गई है, अब हमेशा यहीं रहेंगे। लेकिन अब उनके जो बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट बयान आ रहे हैं। अब जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री के सामने बोल रहे हैं कि लल्लन सिंह के चलते, जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, उनके चलते हम एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ में चले गए थे, और साथ में फिर आगे बढ़ते हुए ये भी बोलते हैं कि लल्लन सिंह ही थे जिनके चलते फिर हम महागठबंधन से छोड़कर हम एनडीए में आए हैं। यानी वही हमको उधर लेके गए थे और वही हमको महागठबंधन से वापस लेकर इधर आए थे। तो अब ये बात नीतीश कुमार किसको संकेत दे रहे हैं? बीजेपी को संकेत दे रहे हैं कि वो लालू यादव को संकेत दे रहे हैं कि भाई लल्लन सिंह ही थे जिनके चलते हम आपका जो गठबंधन है, महागठबंधन हमने छोड़ा है, वो लल्लन सिंह के चलते छोड़ा है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। अब ये दरवाजे नीतीश कुमार महागठबंधन के लिए खोल रहे हैं कि बीजेपी को ये बताने के लिए बोल रहे हैं कि भाई अगर हमको सीएम फेस बनाएंगे तो हम अब जो है एनडीए को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अब सबसे बड़े सवाल नीतीश कुमार को लेकर ही उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या एनडीए में बने रहेंगे? तो इस चीज को लेकर आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, संभवतः आज नीतीश कुमार का हम वही बयान दोबारा से फिर सुनने को मिल जाए कि वो एक बार फिर लल्लन सिंह के ऊपर पूरा दोषारोपण कर दें कि भाई इन्हीं के चलते जो सबको हुआ है, हमको आप सीएम उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, और नहीं करेंगे तो दूसरा मैसेज तो लालू यादव को दे ही रहे हैं कि भाई हम आने को तैयार हैं, लेकिन मामला वही है सीएम पद को लेकर। तो ऐसे में अभी बिहार की सियासत में बहुत कुछ होने वाला है नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, कि वो एनडीए के साथ रहते हैं, महागठबंधन में रहते हैं, या बीजेपी के जो दांव पे चल रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार को लगातार कमजोर करने की कोशिश चल रही है। जो चिराग पासवान के जो बयान है, और चिराग पासवान बोलते हैं कि भाई हमको बिहार बुला रहा है, उसके बाद उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, और जेपी नड्डा से मुलाकात होने के बाद उनका वही बयान फिर से आता है। तो अब जबकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार ने जो मैसेज बीजेपी को दिया, उसके बाद जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को बुलाया और उनको फटकार लगाई, लेकिन चिराग पासवान के जो बयान आ रहे हैं वो तो उल्टा ही बता रहे हैं कि भाई बीजेपी की तरफ से एक तरीके से उनको फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप जाकर कुछ भी, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए जिससे नीतीश कुमार को ही नुकसान हो। अब यदि चिराग पासवान सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं, भाई 25 और 30 सीटें लड़कर तो आप सीएम नहीं बनेंगे, कि 25-30 सीट लड़ेंगे तो आप जीतेंगे कितनी? यदि आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा भी रहता है तो आप 17-18 सीटें जीत जाएंगे। 17-18 या 20 सीटों से कोई सीएम तो नहीं बनेगा ना, उसके लिए कम से कम 50 सीट लेके आना पड़ेंगी। नीतीश कुमार भी अभी सीएम बने हैं तो उनके पास 44-45 विधायक हैं, आप 18-20 सीटों से सीएम नहीं बन पाएंगे। लेकिन जिस तरीके के बयान चिराग पासवान के आ रहे हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से कमजोर करना है। पिछली बार उनको जितनी सीटें मिली थी उससे कम उनकी सीटों को लेकर आना है, ताकि नीतीश कुमार की जगह भले बीजेपी का सीएम बन जाए। बीजेपी कोशिश तो यही चल रही है कि सत्ता मिलती है तो नीतीश कुमार की जगह हम अपना सीएम बनाएंगे, और इसी को लेकर चिराग पासवान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और चिराग पासवान को भले ही लग रहा हो कि भाई वो भी सीएम बन सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा है बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ में ही बहुत बड़ा खेल कर रही है, और ये बात नीतीश कुमार को समझ में आ रही है। चिराग पासवान को कब तक समझ में आएगी ये वो जाने, लेकिन जिस तरीके के बयान इस समय एनडीए के अंदर से आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि एनडीए के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से टकराव चल रहा है। जी बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की जो बैठक आज एक बार फिर पटना में रखी गई है, इसको लेकर फिर से बीजेपी के अंदर खलबली देखने को मिल रही है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने और बीजेपी ने इसे एक महानाटक बताया, यानी साफ साफ कहा गया है कि महागठबंधन की बैठक नहीं बल्कि महानाटक है। और ये साफ है, यानी बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है ये बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। बीजेपी के अंदर जो डर का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि महागठबंधन
गठबंधन की बैठक लगातार हो रही है, पिछले कुछ दिनों में तीसरी चौथी बैठक हुई है, वहीं एनडीए के अंदर कोई बैठक की कोई खबर ही नहीं आ रही है। ये बड़ी बात है अविनाश। हाँ, एनडीए के अंदर तो काफ़ी मतलब पिछले महीने एक बैठक हुई थी, जिसमें जब नरेंद्र मोदी मधुबनी जाने वाले थे उससे पहले बैठक हुई थी, लेकिन वो बैठकें मतलब एक चुनाव लड़ने के लिए नहीं हो रही थी, वो बैठकें चल रही थी प्रधानमंत्री के दौरे को, रैली को सक्सेस बनाने के लिए। और इस समय भी वो जो बैठक बुलाई गई वो भी पटना दौरे में प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो सफल हो, इसको लेकर बैठक बुलाई गई। लेकिन एनडीए के अंदर अभी तक जो एक तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर या सीएम पद को लेकर उस तरीके की कोई बैठक अभी पिछले हाल के दिनों में नहीं हुई है, बल्कि उल्टा उनके अंदर तो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं सीट को लेकर कि जीतन राम मांझी 40 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है, चिराग पासवान का 50 सीटों का दावा चल रहा है, उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा वो ही 25-30 सीट मांग रहे हैं। तो जिस तरीके के बयान सीटों को लेकर एनडीए के अंदर से आ रहे हैं, उस तरीके के बयान हम देखिएगा महागठबंधन के अंदर से नहीं सुनाई दे रहे हैं। महागठबंधन में सभी दल जो पुराने जो सहयोगी हैं वो उन सभी का वही कहना है कि भाई जितनी सीटों पर वो पिछली बार चुनाव लड़े थे लगभग उतनी ही सीटों पर वो इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी कि वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा किंतु परंतु नहीं चल रहा है। 2-5 सीटें किसी के ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन एनडीए के अंदर जो इस समय चल रही स्थिति, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारा आसान नहीं होने वाला है। और इसी के चलते सीट बंटवारे को लेकर जो 1 महीने पहले बैठक हुई है उसके बाद से कोई बड़ी बैठक नहीं बुलाई गई है। और यह भी सबको पता है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा पटना में नहीं होगा, वो बंटवारा दिल्ली में होगा, और दिल्ली में अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई है। जी बिल्कुल, बल्कि एनडीए की जो बैठकें हुई भी हैं उसमें अविनाश जी देखा गया है कि नीतीश कुमार ने उनसे दूरी ही बनाई। और पिछले दिनों चर्चा ये भी चली थी, चर्चा क्या चली थी, तमाम तस्वीरें निकल कर आई थी, वीडियो आए थे कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको पहुंचना पड़ा था, क्योंकि डर ये भी सता रहा था कि फिर जब पीएम मोदी मधुबनी पहुंचने वाले हैं तो कहीं ऐसा ना हो नीतीश कुमार उस कार्यक्रम से दूरी ही बना ले। इस तरह की वहां चर्चाएं हैं, यानी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच खटपट चली रही थी। इन सब के बीच में जीतन राम मांझी की तरफ से 40 सीटों पर दावा ठोकना, यहां तक कि उन्होंने तो अपने एक उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा कर दी है। ये सारी चीजें, दूसरी तरफ चिराग पासवान की तरफ से भी दबाव बनाना कि बिहार मुझे पुकार रहा है, यानी वो केंद्र छोड़कर बिहार की राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं। ये सारी चीजें एनडीए के अंदर मची खींचतान को उजागर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात की जाए तो वहां सभी चीजें, मतलब सभी के बीच में एक सामंजस्य देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि वहां पर सीटों को लेकर पेच नहीं फंस रहा है, बल्कि वहां जो दल हैं, चाहे खासकर हम कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है कि उन्हें जिताऊ सीटें चाहिए, यानी उन्हें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। मतलब वो उन सीटों पर जाना चाहते हैं जहां पर उनके जीतने की उम्मीद ज्यादा हो, क्योंकि पिछले दिनों चर्चाएं चली थी कि एक सर्वे जब कराया गया पार्टी की तरफ से तो उसमें जो सीट्स निकल कर आई हैं जिनमें उनके जीतने की उम्मीद ज्यादा है, यानी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहती है कांग्रेस, जिससे मजबूती में आ सके और अपना दबदबा कायम कर सके। तो वहां पर सीट बंटवारे पर कोई पेच फंसता हुआ दिखाई दे ही नहीं रहा है, लेकिन यहां पर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है, सीएम फेस को लेकर खींचतान है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात की जाए तो मुकेश सहनी का जिस तरह से बयान आया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जिसके वोट ज्यादा होंगे, जिसके जीतने की उम्मीद ज्यादा होगी, लीड वही करेगा। यानी इशारों में लगातार ये बताया जा रहा है कि सीएम फेस पर लगभग मोहर लग चुकी है और तेजस्वी यादव पर ही सभी का भरोसा है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है, पहली बैठक से लेकर अब तक बार बार यही कहा जा रहा है। और पहली बैठक में महागठबंधन की पूरी जिम्मेदारी को जो है तेजस्वी के हाथों सौंप दिया गया था। तेजस्वी लीड कर रहे हैं उस पूरे चुनावी जो कार्यक्रम है या जिस तरह से चुनाव लड़ना है वो तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। तो ये संकेत दे रहा है कि तेजस्वी के नाम पर सहमति बन चुकी है, औपचारिक ऐलान होना भर बाकी रह गया है। और वहीं दूसरी तरफ यहां पर कई सीएम दिखाई दे रहे हैं, यानी बीजेपी चाहती है कि उसका सीएम बने। चिराग पासवान खुद कहीं ना कहीं सपने सजा रहे हैं सीएम बनने की, क्योंकि उनके जो बहनोई हैं उनका भी इस तरह का बयान आया था कि अब बिहार को एक ऐसे दूरदर्शी नेता की जरूरत है, फिट जो हो उसकी जरूरत है। यानी उनका इशारा साफ साफ था कि चिराग पासवान जैसे सीएम की जरूरत है। वहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक बार फिर उन्हीं को सीएम बनाया जाए। पूरी पार्टी की तरफ से इस तरह कहा जा रहा है। उनके बेटे निशांत कुमार का बाकायदा बयान आया कि अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। यानी यहां पर सीएम फेस से लेकर सीट बंटवारे तक एनडीए में लगातार
खींचतान है और यही वजह है कि अभी तक चुनाव से संबंधित एक भी बैठक एनडीए के अंदर नहीं की गई है, बल्कि एनडीए में जो बैठकें हो रही हैं वो सिर्फ सभी को संभालने के लिए, मनाने के रूठों को मनाने के लिए की जा रही हैं। यानी एक स्टेप आगे तक बढ़ ही नहीं पाए हैं, चुनाव तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में लगातार बैठकें जिस तरह हो रही हैं, सीट बंटवारे पर लगभग हो सकता है कि आज की बैठक में चर्चा हो जाए, फाइनल हो जाए और फिर अगली जो बैठक होगी उसमें सीएम फेस का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि अभी तक यह भी कहा जा रहा है कि जब निर्णय आ जाए, यानी जो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा। लेकिन अंदर खाने से खबरें यही आ रही हैं कि सीएम फाइनल हो चुका है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव के नाम पर सभी की सहमति बन सकती है। तो यहां पर एनडीए को मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी ने खुद ही एनडीए को कमजोर कर दिया है। विनाश जी, नहीं, एनडीए के अंदर तो सीधा सीधा वो चल ही रहा है। सीएम पद को लेकर एनडीए के सभी दलों में एक तरीके से टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। या तो बीजेपी के साथ कुछ दल खड़े हुए हैं और क्या फिर वो खुद ही चाहते हैं कि वो खुद सीएम बन जाएं। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार का नाम क्लियर है, चिराग पासवान का दावा अपना है, बीजेपी का अपना दावा है और इसके अलावा जितेंद्र राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, उनकी कोशिश तो ये चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले ली जाएं। और यदि सीट ज़्यादा मिल जाती हैं और स्थिति ऐसी बनती है कि दोनों दल बहुमत के आसपास में रहते हैं, तो फिर वो बार्गेनिंग की ताकत में परिस्थिति में रहेंगे कि भाई हमें ये पद दो या वो दो, नहीं दोगे तो हम दूसरे गठबंधन के साथ चले जाएंगे। तो उनकी कोशिश खाली यही चल रही है कि किसी तरीके से सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका आ जाए, उतनी सीटें उनको मिल जाए। तो इसके लिए जो एनडीए है उसके अंदर जबरदस्त खटपट चल रही है। और क्योंकि बीजेपी और जेडीयू में तो इस समय छोटा भाई बड़े भाई की भी एक तरीके से टकराव बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जिस बीजेपी इसी के चलते नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है कि अगर नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार बना दिया जाता है तो फिर जेडीयू का दावा ज्यादा सीटों पर लड़ने का अपने आप ही एक तरीके से मजबूत हो जाएगा। तो इसी के चलते पहले बीजेपी चाहती है कि जो सीट शेयरिंग हो जाए और सीट शेयरिंग में जो सीटें जहां एनडीए के जीतने की उम्मीद ज्यादा है, बीजेपी उन सीटों को अपने पाले में रखना चाहती है। जिस तरीके से बफ कानून लेके आया गया उसके चलते बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी की संख्या ठीक ठाक है, अच्छी खासी संख्या है, जहां वो एक तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारी सीटें अब बीजेपी नीतीश कुमार के पाले में धकेलना चाहती है कि वहां से जेडीयू का कैंडिडेट चुनाव लड़े और यदि हारे तो जेडीयू हार जाए। और बीजेपी उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां पर उसका एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है। मतलब जब भी बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े हैं और उन सीटों पर फिर वो एनडीए गठबंधन जीता ही जीता है, ऐसी सीटें बीजेपी अपने पाले में रखना चाहती है। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इन चीज़ों पर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसके लिए 20 करीब सीटें ऐसी हैं जिनको पिछले चुनाव में जहां बीजेपी लड़ती थी वो अब जेडीयू को देना चाहती है। और जेडीयू की ऐसी सीटें जहां पर आमतौर पर एनडीए जीतता रहा है, वो सीट बीजेपी अब लड़ना चाहती है। तो खाली वहां टकराव सीएम पद को या सीटों की संख्या को लेकर नहीं है, वहां कौन सी सीट से किस दल का उम्मीदवार होगा, इन हर चीज को लेकर टकराव बना हुआ है। और इसी के चलते एनडीए की बैठक भी नहीं हो पा रही है। और जो बैठक होती भी है तो हम देखते हैं उसमें नीतीश कुमार शामिल भी नहीं होते हैं। उनकी तरफ से ललन सिंह चले जाते हैं, संजय झा चले जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जब महागठबंधन की बैठक होती है तो आप देखें कि वहां तेजस्वी यादव जो सीएम फेस लगभग थे, ये कहा जा रहा है कि उनको सीएम फेस तो एक तरीके से सभी गठबंधन सहयोगी स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के चलते जो ओबीसी वर्ग का दूसरा मतदाता है वो नाराज ना हो जाए कि भाई फिर से मतलब लालू यादव के परिवार के पास में सत्ता जा रही है। तो इसके चलते संभवतः तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान नहीं किया जाए, लेकिन तेजस्वी ही गठबंधन को लीड करेंगे, ये तय है। जिस तरीके से गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, उसकी कमान तेजस्वी यादव को सौंपी गई है। उस गठबंधन में सबसे ज़्यादा सदस्य भी आरजेडी के हैं, दूसरे नंबर पर कांग्रेस के शामिल किए गए हैं। तो उससे यह भी बता दिया गया है कि आरजेडी के बाद महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो एक तरीके से महागठबंधन में हर चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन एनडीए के अंदर जो स्थितियां हैं उनके बाद ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि वहां लीड कौन कर रहा है। नीतीश कुमार को आपने ये तो बोल दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन साथ में बीजेपी के नेता पीएम मोदी का नाम भी जोड़ देते हैं। तो एनडीए और महागठबंधन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ मजबूत और एकजुट महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है जिसको एक तो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर जो उनकी 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है,
उसको भी लेकर बीजेपी को लड़ना पड़ रहा है। और इसीलिए बीजेपी के अंदर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को यदि सीएम फेस बनाएंगे तो उनकी जो अलोकप्रियता है उसका नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार के नाम पर दांव लगाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब बैठक बुलाई गई थी कैबिनेट की, मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उस बैठक को लेकर यह कहा जा रहा था कि उसमें पाकिस्तान से जो अभी तनाव चल रहा है उसको लेकर कोई बड़े फैसले हो सकते हैं, कोई बड़ी घोषणा करेगी सरकार, कोई ऐलान करेगी। लेकिन उस बैठक में जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया और मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो जाति जनगणना कराने के लिए तैयार है। और इसके बाद से विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार दिखाई दे रही है, विपक्ष का कहना है। और यह बात साफ भी है कि विपक्ष लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहा था और इसी के चलते इंडिया गठबंधन की एकजुटता को देखते हुए, विपक्ष को देखते हुए, विपक्ष जिस तरह से दबाव बना रहा था, उसके बाद मोदी सरकार ने बैकफुट पर आकर जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। वहीं दावे ये भी किए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना का फैसला लेकर बीजेपी ने एक पासा फेंकने की कोशिश की है। बिहार में अपने जो उसको डर, हारने का जो डर सता रहा था, उस बाजी को पलटने की एक तरह से कोशिश की है। लेकिन अविनाश जी, जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी दिन ये सवाल पूछ लिए कि ठीक है आपने जाति जनगणना कराने का फैसला तो ले लिया, लेकिन होगी कब, ये एक बड़ा सवाल उन्होंने पूछ लिया। हमें तारीख बताएं, हमें समय बताएं। इससे मोदी सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से संविधान सम्मेलन समारोह कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में किया जा रहा है, उसी बीच में अब जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। यानी जाति जनगणना के मुद्दे पर जो बीजेपी खेल करने की कोशिश कर रही थी, विपक्ष के जो दबाव में आकर फैसला जरूर लिया था, लेकिन उसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही थी। यहां पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अपने उसमें फंसती हुई दिखाई दे रही है एक तरह से। नहीं, जाति जनगणना का जो मुद्दा है ये तो सबको पता है कि राहुल गांधी इसको लगातार हर मंच से उठा रहे थे और अभी से नहीं, वो 5-7 साल से इस चीज़ को उठा रहे थे। और अब तो पिछले 2-3 साल से तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि इसी सरकार में हम जातिगत 2024 के बाद उन्होंने कहा था कि इसी सरकार में हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और अगर मोदी सरकार तैयार नहीं होती है तो उनकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा और वो जातिगत जनगणना करवाएगा। और राहुल गांधी ने जो बोला था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले उन्होंने ये भी बोला था कि इस सरकार से कौन से काम करवाने हैं ये हम तय करेंगे, हम जो चाहेंगे ये सरकार वो काम करेगी। और अब जिस तरीके से उन्होंने दूसरा कांग्रेस की तरफ से ये भी चल रहा है कि अब जल्दी से जल्दी अग्निवीर योजना जो है उसको भी वापस किया जाएगा। और अब जो जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस का जो संविधान सम्मेलन चल रहे थे, अब उसमें जातिगत जनगणना का मुद्दा भी जोड़ दिया गया है कि इस मुद्दे को लेकर भी लोगों के बीच में जाया जाएगा, जागरूकता फैलाई जाएगी। और दूसरी बात जो उस पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि भाई आपने कैबिनेट से डिसीजन तो ले लिया है लेकिन अभी तक जनगणना के लिए बजट निर्धारित नहीं किया गया है, तो ये जनगणना शुरू कब से होगी। दूसरी बात यह है कि इसके आंकड़े कब तक सामने आएंगे, ये सब चीज़ें अभी तक तय नहीं की गई हैं। और जातिगत जनगणना में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो 50% का आरक्षण का जो एक तरीके से एक रेड लाइन खिंची हुई है उसको भी तोड़ने की बात चल रही है। तो अभी कई मुद्दे हैं जिन पर जवाब सरकार को देना है। और कांग्रेस की तरफ से तो लगातार जो उनकी डिमांडें चल रही हैं उनमें से कुछ पूरी हो गई हैं। और अब भी जिस तरीके से राहुल गांधी के तेवर हैं और कांग्रेस के जिस तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है, उससे साफ है कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन ने जातिगत जनगणना को लेकर बाकी की जो चीज़ें उठाई हैं उनको भी सरकार की तरफ से धीमे धीमे करके मंजूर कर लिया जाएगा। एक साथ संभवतः इसलिए नहीं करें कि भाई ये ना लगे कि विपक्ष के दबाव में चल रही सरकार, लेकिन जब जातिगत जनगणना शुरू होगी तो हम देखेंगे कि विपक्ष जिस तरीके से करवाना चाहता था लगभग उसी तरीके से जातिगत जनगणना हो रही है। यानी साफ है कि विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार दिखाई दे रही है। और जैसा कि राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दल के नेता हैं, उन्होंने ये बार बार बात दोहराई है कि ये तो बस शुरुआत है, इसके बाद और भी कई फैसले हैं जो विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार को लेने पड़ेंगे। यानी मोदी सरकार अब उस तरह काम करेगी जिस तरह से विपक्ष चाहता है। जबकि इससे पिछले अगर 10 साल का कार्यकाल उठाया जाए तो विपक्ष की तरफ से ये दावे होते रहे हैं कि मोदी सरकार अपनी मनमानी करती है और उसी का नतीजा ये रहा
कि इस बार बहुमत से बीजेपी नहीं आई और अब क्योंकि वहां पर एनडीए की सरकार है, 2 बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, वहीं विपक्ष बहुत ज्यादा एकजुट दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए के अंदर लगातार तनातनी बनी हुई है, खिंचाव बना हुआ है। इसी का नतीजा है कि विपक्ष के दबाव में अब मोदी सरकार को काम करना पड़ रहा है। ऐसे दावे विपक्ष की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब मणिपुर को लेकर भी एक बार फिर कांग्रेस ने घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस का कहना है कि 3 मई को 2 साल पूरे हो चुके हैं मणिपुर में जो भी घटना हुई, जिस तरह का वहां हालात बने हुए, लेकिन अभी तक पीएम मोदी मणिपुर नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर बाकायदा राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी निशाना साधा। यानी मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। एक तरफ मणिपुर को लेकर लगातार सवाल पीएम मोदी से पूछा जाता रहा है, हर समय बार बार ये बात दोहराई गई है, बार बार ये सवाल उठाया गया है विपक्ष की तरफ से कि पीएम मोदी आखिर मणिपुर कब जाएंगे। विदेश दौरे पर जाते रहते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, हर जगह जहां भी चुनाव होते हैं पीएम मोदी वहां बार बार दौरे करते हैं, उस राज्य पर पूरा फोकस करते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं। और उसके बाद से एक और सवाल अब उठने लगा है कि पहलगाम कब जाएंगे। यानी पहलगाम भी अभी तक पीएम मोदी नहीं गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो मणिपुर का भी दौरा कर चुके हैं और पहलगाम में जब घटना हुई उसके तुरंत बाद राहुल गांधी पहलगाम भी पहुंचे, वहां जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, घायलों से मुलाकात की। इसकी लगातार तस्वीरें सामने आई थी। तो इस तरह से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर, हां, पाकिस्तान का जो मामला है उसमें विपक्ष की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो पूरी तरह से मोदी सरकार के समर्थन में है। मोदी सरकार जो भी फैसला लेगी विपक्ष का उसको समर्थन मिलेगा। पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जो तैयारियां की जा रही हैं उससे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। और अब पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त आया है और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अगर पानी रोका गया या भारत ने हमला किया, सिंधु नदी का जो पानी रोका गया, तो वो परमाणु हमला कर सकते हैं। अविनाश जी, बहुत बड़ा बयान इस वक्त आया है। हाँ, अपनी पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं कि जब भी बाहर की बात आती है तो हमेशा उनकी तरफ से एटम बम का ही जवाब आता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एटम बम का इस्तेमाल करना आसान काम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को ही पता है, ये चीज़ वो खुद बोल रहे हैं। अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से मैसेज गया है कि ये दोनों राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर जंग होती है और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो तबाही आ जाएगी। यानी उनको भी पता है कि अगर इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा तो तबाही आना तय है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल होगा तो फिर जवाब भी उसको दिया जाएगा उन्हीं हथियारों से। तो ऐसे में इस समय जिस तरीके की धमकियाँ चल रही हैं वो धमकियाँ अलग चीज़ है, लेकिन इस पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं है कि किसी तरीके की जंग भी शुरू हो जाए। लेकिन जिस तरीके की पहलगाम वाली घटना घटी उसके बाद से देश में ज़बरदस्त आक्रोश बना हुआ है, गुस्सा बना हुआ है और सरकार के ऊपर इसको लेकर ज़बरदस्त दबाव भी बना हुआ है। 10 दिन पहले पीएम मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचे थे मधुबनी में, और उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद से अब देश सवाल भी पूछ रहा है कि भाई 10 दिन बीत चुके हैं, सरकार ने किया क्या इस मुद्दे को लेकर। आज प्रधानमंत्री फिर बिहार जा रहे हैं और संभवतः वो कुछ और इससे जुड़ा हुआ कोई बयान जरूर देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के इसके बाद से 22 तारीख के बाद से जो भी कार्यक्रम हुए उसमें उन्होंने पहलगाम वाली घटना का जिक्र जरूर किया है। तो आज क्या बयान आता है, बीजेपी के तमाम नेता भी उसी तरीके के बयान दे रहे हैं, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, उन सभी के एक बयान तो आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कब कार्रवाई होगी इस पर जरूर सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि भाई अब करीब 12 दिन होने को आ गए हैं, सरकार पाकिस्तान के ऊपर कब कार्रवाई करेगी। और पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरीके के हालत बने हुए हैं वो तो सबको दिखाई दे रहे हैं कि आर्थिक रूप से काफ़ी तबाह की स्थिति में पहुंच चुका है। IMF के पास में लगातार वो पहुंच रहा है कि भाई उसको मदद मिल जाए ताकि उसके जो देनदारियां हैं उनको चुकाया जा सके। पाकिस्तान की सेना के भी तमाम वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं कि वहाँ की जो पुलिस है वही एक तरीके से अपने सेना के अधिकारियों को सुना रही है खरी खरी कि भाई आप यहाँ से जाइएगा। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किलें चल रही हैं और इन सब मुश्किलों के बीच में एक बड़ी जंग झेलने की स्थिति में भी वो नहीं है, क्योंकि जो सरकार का खजाना है वो भी खाली डला हुआ है। करीब 7-8 अरब डॉलर का ही खजाना उनके पास में बचा हुआ है। तो एक बड़ी जंग लड़ने की हैसियत में इस समय पाकिस्तान नहीं है और इसी के चलते वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से कोई जंग हो और उसके लिए आप UN से लेके IOC
यूरोपीय यूनियन वो सभी जगह के दरवाजे खटखटा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार पर भी दबाव बना हुआ है कि आप लगातार बोल तो रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब कार्रवाई की जाएगी ये, क्योंकि भाई ये तो मान लिया कि 5-7 दिन तक तो लोग वहाँ इंतजार में थे कि भाई तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अब 12-13 दिन हो चुके हैं, तो सरकार भी दबाव में है कि कार्रवाई खाली जिस तरीके के सिंधु जल समझौता आपने रद्द कर दिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रद्द कर दिया, क्या यही कार्रवाई होगी कि ऐसे बड़ी कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, सवाल लगातार अब विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। हालांकि जब ये घटना हुई थी उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सीडब्ल्यूसी ने, कांग्रेस ने अपनी एक बैठक भी बुलाई थी। उस सब बैठकों में सिर्फ यही फैसला लिया गया कि मोदी सरकार जो भी एक्शन लेगी, पूरा विपक्ष, पूरा देश उस एक्शन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि हमारा समर्थन तो आपको मिल गया, लेकिन एक्शन कब लेगी भारत सरकार, यानी कब तैयारी की जा रही है, पाकिस्तान पर हमला बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, ये तारीख और समय चाहिए। और इसी तरह बिल्कुल जाति जनगणना को लेकर भी फैसले का स्वागत किया गया है सरकार का, लेकिन सवाल वही है कि जाति जनगणना आखिर शुरू कब होगी। यानी मोदी सरकार ने जो पासा फेंकने की कोशिश की, उसमें अब वो खुद ही फंसती हुई दिखाई दे रही है। विनाश जी, नहीं, जातिगत जनगणना को लेकर तो पहले से ही कहा जा रहा था। जिस तरीके से पिछले साल में केरल में आरएसएस का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था, उसके बाद ही तय हो गया था कि अब मोदी सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी, लेकिन उसकी घोषणा कब की जाएगी, क्योंकि ये तो सबको पता था कि जब भी घोषणा की जाएगी इसका क्रेडिट विपक्ष लेने की जरूर कोशिश करेगा और लेगा भी, क्योंकि विपक्ष की ही ये डिमांड थी। बीजेपी की तरफ से तो लगातार इस चीज़ को लेकर खारिज किया जा रहा था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, और इसके लिए वो कांग्रेस को ही दोषी ठहरा रहे थे कि भाई आप लोगों ने नहीं कराई, आप सत्ता में तो आप ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 6-7 साल से विपक्ष का दबाव बना हुआ था, और ये दबाव आरएसएस की बैठक में भी दिखाई दिया, जब संघ की तरफ से यह कहा गया कि वो जातिगत जनगणना का समर्थन करती है। केरल में जब संघ की तरफ से बयान आता है, उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर से तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हो गए थे कि भाई हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं हैं। और अब जब पाकिस्तान के साथ टकराव वाली स्थिति बनी, तो संभवतः ये मौका सरकार को भी सही लगा कि भाई इस समय अगर जातिगत जनगणना की बात की जाएगी तो फिर जो देश का ध्यान है इस समय वो पाकिस्तान की तरफ लगा हुआ है। तो उससे उसी समय जिस तरह आप बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक होती है, और बैठक में जिस अश्विनी वैष्णव आते हैं, सबसे पहले वो कैबिनेट के 2 बड़े डिसीजन बताते हैं, और बाद में कहते हैं कि अगला डिसीजन हम बाद में बताएंगे, कि 2 डिसीजन पर आपको कोई सवाल पूछने हो तो आप सवाल जवाब कर लीजिएगा। इस तरह से एक सस्पेंस बनाया जाता है कि अगला जो घोषणा की जानी है वो पाकिस्तान को लेकर ही की जानी है। लेकिन जब तीसरा जो मुख्य बिंदु जब रखते हैं वो कैबिनेट की बैठक का, तो पता चलता है कि जातिगत जनगणना का सरकार ने फैसला कर लिया है। तो मतलब दुनिया का, मतलब देश सोच रहा था कि पाकिस्तान को लेकर कुछ आना है, लेकिन वहां से वो जातिगत जनगणना निकल आई, और उसके बाद से भी आपने देखा होगा मीडिया में भी जातिगत जनगणना से ज़्यादा जो चर्चा चल रही है वो पाकिस्तान वॉर को लेकर चल रही है। यानी पूरी कोशिश यही चल रही है कि किसी तरीके से विपक्ष को इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेने दिया जाए, और ध्यान पूरा का पूरा भारत पाकिस्तान वॉर पर ही रखा जाए, राष्ट्रवाद पर रखा जाए, ताकि सरकार का बचाव किया जा सके। लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से प्लानिंग की जा रही है, विपक्ष की तरफ से प्लानिंग की जा रही है, उससे यह साफ है कि ये जो जातिगत जनगणना सरकार करा रही है, ये उसकी मंशा नहीं थी, ये विपक्ष के प्रेशर में ही हो रही है, और इस चीज़ को देश की जनता भी समझ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक तरह से जो सरकार की तरफ से प्लानिंग की गई कि अगर वो आगे जाकर अगर जाति जनगणना के फैसले, जाति जनगणना पर कोई बड़ा फैसला लेते तो विपक्ष पूरी तरह से क्रेडिट ले जाता, और जैसे कि कोशिश भी की गई, अखिलेश यादव से लेकर लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेताओं के एक बयान आना शुरू हो गए कि जैसा कि विपक्ष चाह रहा था, आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। वहीं लालू यादव की तरफ से कहा गया कि 30 साल से हमारी तो यही मांग थी, ये बात सबसे पहले अगर उठाई थी तो हमारी तरफ से उठाई गई थी। तमाम नेताओं के बयान आने लगे, लेकिन अगर आप देखें तो पूरी मीडिया में सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बने हुए हैं, ऐसी ही खबरें छाई हुई हैं। यानी विपक्ष के उन बयानों को, विपक्ष के उन दावों को, विपक्ष के उन हमलों को पूरी तरह से दबा दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ी तैयारी कर ली है, और अब यह सवाल लगातार कांग्रेस की तरफ से बार बार पूछा जाएगा कि जाति जनगणना का फैसला जरूर लिया गया है, होगी जरूर, लेकिन कब होगी ये
डेट अब सरकार को जल्द से जल्द बतानी पड़ेगी, यानी सरकार ने जो कोशिश की उसमें अब वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ कल, क्योंकि 5 तारीख है और 5 तारीख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी है और इसको लेकर मुस्लिम संगठनों की तरफ से अपना जो आंदोलन है, जो विरोध प्रदर्शन है, उसे एक बार फिर तेज किया गया है। 30 अप्रैल को जिस तरह से बत्ती गुल की गई, बिजली को बंद करके, ये बताया गया 15 मिनट के लिए, 9 बजे से 9:15 तक के लिए जो बिजली बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन जताया गया, उससे साफ हुआ कि एक बार फिर जो विरोध प्रदर्शन है वो तेज होता दिखाई दे रहा है। वहीं मुस्लिम संगठनों की तरफ से एक बार फिर दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया और उसमें फिर चर्चा हुई। इस पर अब सभी की निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब दोनों तरफ से, केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता, दोनों की तरफ से अपने अपने हलफनामे दाखिल कर दिए गए हैं, अब किसका हलफनामा कितना भारी पड़ने वाला है, ये जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी उससे ये साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे के मामले में भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि उनके मामले को लेकर भी, उनके खिलाफ जो अवमानना का मामला दायर हुआ है, वो अब 5 तारीख को सुनवाई होनी है। उस मामले में आपको याद होगा निशिकांत दुबे ने साफ साफ सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट पर एक बड़ा हमला करते हुए गंभीर आरोप लगा दिया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर देश में गृह युद्ध जैसे हालात होते हैं, कोई तनाव की स्थिति पैदा होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और खुद सीजेआई संजीव खन्ना होंगे। और इसी के बाद से निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना के मामले के लिए पहले काफी मांग की गई थी, याचिकाएं लगाई गई थी, उसके अटॉर्नी जनरल के पास भी पहुंचा था मामला, उन पर भी आरोप लगे थे कि वो इस मामले में जल्द से जल्द फैसला नहीं ले रहे हैं, यानी जवाब नहीं दे रहे हैं, ये भी उन पर आरोप लगे थे। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अवमानना के खिलाफ, उनके खिलाफ जो मामला दायर हुआ है उसमें अब 5 तारीख को सुनवाई होनी है। तो ऐसे में 2 बड़े मामलों पर कल सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में और सभी की निगाहें। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय बेहद नाराज दिखाई दे रहा है। हालांकि वक्फ कानून को लेकर पहले ही उसका जो रवैया था वो सख्त दिखाई दिया था। जब पिछले दिनों जब सुनवाई हुई थी इस मामले में, लगातार 2 दिन सुनवाई चली थी, दोनों ही दिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सहमत इस वक्फ कानून से दिखाई नहीं दिया था। पहले ही दिन वो अंतरिम आदेश 3 देना चाहता था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मांग की गई कि नहीं, अभी इस पर और चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगले दिन, जब दूसरे ही दिन सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के रुख से यह साफ हो गया कि जब 5 मई को इस मामले में सुनवाई होगी तो वह जो दलीलें रहेंगी या जो केंद्र सरकार की तरफ से, उन पर बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें तवज्जो नहीं दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है, यानी केंद्र सरकार को झटका लग सकता है। और इन सब के बीच में जब निशिकांत दुबे की तरफ से, जगदीप धनखड़ की तरफ से और तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से, खासकर कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने इशारों में निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन कर दिया था, उससे सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। और यही वजह है कि पिछले दिनों कई मामलों को लेकर जो जस्टिस BR गवई हैं, जो अब अगले सीजेआई बनने वाले हैं, उनका नाम पहुंच चुका है, नाम पर मोहर लग चुकी है और अब बस वो जब अपना पद संभालेंगे उससे पहले कई मामलों में सुनवाई करने के दौरान जस्टिस BR गवई के जो बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम कैसे कुछ कह सकते हैं, हम पर तो पहले ही हस्तक्षेप के आरोप लगते हैं। यह बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी से, बीजेपी के सांसदों से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से आने वाले बयानों से बेहद नाराज हैं और इसका असर जब मामले में सुनवाई होगी निशिकांत दुबे वाले में, तो उस पर देखने को मिल सकता है। विनाश जी, हाँ, एक देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर आरोप तो कई तरीके से लगाए गए हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर आप तर्कों के आधार पर कोई चीज़ बोलते हैं तो कोर्ट उनको एक तरीके से कोर्ट की आलोचना के तौर पर लेता है। लेकिन जिस तरीके के बयान निशिकांत दुबे के आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर निशाना साधा है, देश के गृह युद्ध और देश में होने वाले धर्म युद्धों के लिए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो सवाल तो बीजेपी से ही पूछे जा रहे थे कि भाई जैसे मणिपुर में 2 साल से हिंसा हो रही है, तो उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट कहाँ से जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट ने तो इंटरफेयर भी नहीं किया था उसमें, मामले में ज़्यादा सरकार से ही कहा था कि भाई स्थितियों को कंट्रोल करो। लेकिन क्योंकि ये वहाँ पर जो आरक्षण का कानून लेके आया गया था वो सरकार लेकर आई थी, कोर्ट लेकर नहीं आया था। और उसके बाद से जो स्थितियाँ वहाँ बनी हैं,
तो जाहिर सी बात है जो मणिपुर के जो हालात बिगाड़े गए थे वो राजनीतिक के चक्कर में हालात बिगड़े थे। अब उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। सिर्फ सरकार से सवाल पूछिए कि भाई आप ये जो कानून लेके आए हैं इनमें ये क्लॉज है एक धर्म के खिलाफ है क्या क्या, क्योंकि आर्टिकल 26 की जिस तरीके से बातचीत उसमें की गई है सुनवाई के दौरान क्योंकि उसमें ये पूछा गया है कि भाई आप वक्फ बोर्ड में तो गैर मुस्लिमों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के जो मंदिर बंदोबस्त बोर्ड बनते हैं क्या उनमें मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? तो उनमें तो सारे हिंदू ही शामिल रहते हैं। तो कई तरीके के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे गए थे सरकार से और अंतरिम रोक लगाई थी। कानून पर अभी तक रोक नहीं लगाई है, लेकिन जिस तरीके का बयान निशिकांत दुबे का आया था उससे साफ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट को वो सवाल भी नहीं पूछने चाहिए। भाई यदि कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और किसी कानून से जो संसद से बनाया गया है उसमें उसके मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। आप बहुमत में सरकार में तो इसका मायने ये नहीं है कि आप कोई भी कानून बना सकते हैं। अगर यदि किसी समुदाय विशेष का उसमें नुकसान हो रहा है और उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनके धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो वो कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी होगी, चैलेंज भी होगा और सुप्रीम कोर्ट को यदि लगेगा कि जो याचिकाकर्ताओं की डिमांड है वो सही डिमांड है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज भी कर सकता है। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि भाई जो वक्फ कानून लेके आए हैं उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही है और उसी क्योंकि आपने संसद में तो सवालों के जवाब नहीं दिए। जेपीसी की बैठक में भी उन सभी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया जो विपक्ष की तरफ से उठाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है तो आपका ना तो संसद का बहुमत चलेगा ना जेपीसी का बहुमत चलेगा। वहाँ जो कानूनी रूप से सही होगा वही चीज़ चलेगी और इसी के चलते जिस तरीके के बयान निशिकांत दुबे ने दिए और बीजेपी के बाकी नेताओं की तरफ से भी वो बयान आए, लेकिन निशिकांत दुबे की जो भाषा थी वो बहुत ही तीखी भाषा थी। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया क्योंकि जिस तरीके से पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से बोला था कि भाई अटॉर्नी जनरल के पास जाइए, परमिशन लेके आइए, लेकिन अटॉर्नी जनरल परमिशन देने को ही तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा था और अब 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है और बयान तो साफ सामने रखा हुआ है, उसमें किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है और निशिकांत दुबे से साफ ये पूछा जाएगा कि भाई आपका ये बयान क्यों दिया है और या तो निशिकांत दुबे को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और माफ़ी नहीं मांगते हैं और संभवतः सुप्रीम कोर्ट उनकी माफ़ी स्वीकार भी ना करे तो निशिकांत दुबे को सजा भी हो सकती है जिसकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। और क्योंकि सीजीआई का जो अगले सीजीआई जो बनने वाले हैं गवई साहब उन्हीं की बेंच इसमें सुनवाई कर रही है तो इसीलिए निशिकांत दुबे का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब उनको सजा कितनी बड़ी मिलती है बस यही एक तरीके से माना जा रहा है कि वो तय होना है। यानी 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में जब 2 बड़े मामलों पर सुनवाई होगी तो हो सकता है कि मोदी सरकार को और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वक्फ कानून की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से भी जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें भी यही बात दोहराई गई है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। संसद से अगर कोई चीज पास हुई है फिर वो कानून बना है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं बोलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई या केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उस पर जवाब दिया गया उसमें साफ साफ इसे जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है इसे संविधान का जो है उल्लंघन बताया गया है, हस्तक्षेप बताया गया है सरकार का कि वो संविधान में बदलाव करना चाहती है, नागरिकों के अधिकारों पर हमला बताया गया है। यही बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं वो हावी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और हो सकता है कि कल जब इस मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि 5 मई बहुत सभी की निगाहें हैं, 2 बड़े मामलों में सुनवाई होनी है, इसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। वहीं पहलगाम को लेकर जो 22 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं वक्फ कानून का जो मामला था वो ठंडा पड़ गया था। सभी मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दलों ने भी जो अपने आंदोलन थे, जो विरोध प्रदर्शन थे, उनको पूरी तरह से थाम दिया था और अब धीरे धीरे ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मुस्लिम संगठनों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी अब धीरे धीरे इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन सवाल अभी भी सबका यही है कि पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद मोदी सरकार
क्या एक्शन ले रही है। तैयारियां चल रही हैं, लगातार खबरें आ रही हैं और इन खबरों के आने से पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है, डर में भी दिखाई दे रहा है। विशेष सत्र बुला लिया गया और आधी रात में भी बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े गीदड़ भभकी दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब विपक्ष ने एक बार फिर सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि सिर्फ तैयारियां चल रही हैं, एक्शन कब होगा। हाँ, क्योंकि अब 12 दिन हो चुके हैं और आमतौर पर इससे पहले चाहे उरी का मामला हो या पुलवामा का मामला हो, इन सब मामलों में एक्शन 8 से 11-12 दिन के अंदर हो चुका था। तो इसीलिए अब सवाल पूछा जा रहा है सरकार से कि आपने जो कार्रवाई की, क्या वो कार्रवाई कर चुके हैं। जिस तरीके से सिंध जल समझौते से भारत सरकार ने उसको स्थगित कर दिया है, अब डाक सेवाएं रोक दी हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रोक दिया है, बॉर्डर बंद कर दिया है, वीज़ा देना बंद कर दिया है, जो दूतावास कर्मियों को एक तरीके से उनकी संख्या कम कर दी गई है। इसके अलावा कौन से स्टेप उठाए गए हैं? इसके अलावा तो और कुछ बहुत बड़े स्टेप अभी तक सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि देश चाहता है जिस तरीके की कार्रवाई पहले की गई है उस तरीके की ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को इस मामले को लेकर बहुत सख्त जवाब देना चाहिए और सरकार की तरफ से भी दावे इस तरीके के ही किए जाते रहे हैं कि हम पलटवार जरूर करेंगे। लेकिन अब क्योंकि 12 दिन से ज़्यादा का समय अब हो चुका है, 22 तारीख की घटना है, आज 4 तारीख हो चुकी है और इस क्योंकि आज पीएम मोदी बिहार पहुंच चुके हैं, पटना पहुंचे हैं। अब उनके जो आज वो भाषण देंगे उस पर भी नज़रें बनी होंगी कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या बोलते हैं। जो चीज़ मधुबनी में बोली वही सब चीज़ें यदि दोहरा रहे हैं वो, तो सवाल यही उठेंगे कि भाई अब कार्रवाई कब होगी। तो इसको लेकर अब विपक्ष की तरफ से तो शुरुआत में पहले दिन से ही सरकार को अपना पूरा समर्थन दे दिया गया है और ये कह दिया है कि सरकार को जो भी स्टेप उठाना हो वो स्टेप उठा सकती है, हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन अब तो विपक्ष को भी ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि भाई हमारा तो समर्थन है, लेकिन स्टेप कब उठाए जाएंगे। क्योंकि जो अभी तक कार्रवाइयाँ की गई हैं ये कोई इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन जो 28 लोग की जान गई है पुलवामा में, उसमें से 26 तो इंडियंस ही थे। तो जवाब वही चल रहा है कि आपके 26 लोगों की जान गई है, उसको लेकर पाकिस्तान, जिन लोगों ने सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं, तो आप जो दोषी हैं पुलवामा की घटना के, उनके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है? जी बिल्कुल। और 26 क्योंकि भारतीय थे, उसके अलावा जो 2 विदेशी नागरिक थे उनकी जिम्मेदारी भी भारत की बन जाती है क्योंकि वो भारत में थे उस दौरान ये घटना हुई। ऐसे में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए अब धीरे धीरे विपक्ष की तरफ से सवाल उठने लगे हैं क्योंकि पीएम मोदी लगातार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। पहले मधुबनी पहुंचे और आज फिर वो बिहार पहुंच रहे हैं और इसीलिए विपक्ष हमलावर है कि आपका पूरा फोकस बिहार विधानसभा चुनाव पर है, ना कि पहलगाम में जो घटना हुई उसको लेकर है। और इसीलिए अब विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर एक्शन कब होगा। तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है, पाकिस्तान सरकार डरी हुई है, विशेष सत्र बुला लिया गया है, गीदड़ भभकी भी देना शुरू कर दिया है। जैसा कि हर बार पाकिस्तान करता है कि जब भी वो डरता है तो परमाणु हमले की धमकी देता है, वैसे ही बयान एक बार फिर आने शुरू हो गए हैं। भारत सरकार की तरफ से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, उनका भी अब ट्विटर अकाउंट प्रतिबंध कर दिया गया है। लगातार इस तरह के एक्शन हो रहे हैं, चाहे वो वहां पर जो भी प्रमुख हस्तियां हैं उनके यूट्यूब चैनल से लेकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर सब कुछ बैन किया जा रहा है भारत में। लेकिन सवाल वही है कि आखिर जो हमले की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से अभी खबर अभी आई थी कि रूस ने भी मदद कर दी है और भारत की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये सब चर्चाएं चल रही हैं। हमला कब होगा, एक्शन कब होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।